तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। तो जैसे कि यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर की जो वैकेंसी है उसके लिए मैंने कल कोशिश की थी। हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैग्नेटिज्म का एक टॉपिक उठाया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें हमने कल देखा था जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या किसी अदर एंगल पे जाता है तो उसका कैसा पाथ होता है और वो सारी चीज़ें। तो उसी में एक टॉपिक पहले हम आगे डिस्कस करेंगे, यहीं से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, देन हम न्यूमेरिकल अप्रोच रखेंगे। तो ये टॉपिक है वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, या मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल पर कितना वर्क होता है। तो सीधी सीधी बात है, हमने पहले देखा था किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल अगर वो मैग्नेटिक फील्ड पे किसी एंगल थीटा पे मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे F वेक्टर इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये इक्वेशन मैंने बताया था, हमें बताती है कि यहाँ से F इज परपेंडिकुलर टू V, यानी कि फोर्स जो है वेलोसिटी यानी कि बल वेग के परपेंडिकुलर है, या फिर फोर्स परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बल चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत है। या एक और बात है कि फोर्स जो होता है V और B को कंटेन करने वाले प्लेन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर अब हम करें कि वर्क कितना होगा, तो हमने देखा कि जब मैग्नेटिक फोर्स तो लगता है मूविंग चार्ज पार्टिकल पे तो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है। मान लीजिए उसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds है। सपोज हम शॉर्ट में लिखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं। मैग्नेटिक फोर्स डिस्प्लेसेस द चार्ज पार्टिकल, बाय डिस्प्लेसमेंट ds। मान लीजिए डिस्प्लेस ds वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यानी कि मैग्नेटिक बल चुंबकीय बल के द्वारा आवेशित कण पर छोटा सा विस्थापन अगर ds है, हिंदी मीडियम के लिए बोल रहा हूं, तो उस समय जो वर्क होता है हम सब लोग जानते हैं वर्क इक्वल टू स्केलर होता है, लेकिन F डॉट ds वेक्टर ये हमारा वर्क होता है। अब यहां पर हम देखिए, हम ये ds को मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका वेलोसिटी इनटू टाइम, इसको मैं लिख सकता हूं। जनरली हम लिखते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय, उस वाले फैक्टर से ds को मैंने v dt के टर्म में लिख दिया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी मे राइट F डॉट ds को हम लिख सकते हैं v dt, कुछ इस तरह से। तो अब इसमें से मैं क्या कर ले रहा हूं, dw इक्वल टू F डॉट v, ये मैंने एक साथ ले लिया, dt ये कर लिया। अब सबसे बड़ी बात मैंने आपको कल बताया था या अभी भी बता रहा हूं, ये हमें बताता है किसी भी जब मूविंग चार्ज पर क्या होता है, जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स और वेलोसिटी में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90। अब हम देखते हैं जनरली दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, इन जनरल ए बी कॉस थीटा। तो एफ डॉट भी क्या हो जाएगा, एफ भी कॉस थीटा, लेकिन थीटा कितना होता है एफ और भी के बीच में, 90। तो यहां से डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ भी कॉस 90, ये डी टी कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो यहां से हमारे पास अगर ये 0 है तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब डी डब्ल्यू इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा कहें या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कहें, किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पर जो वर्क होता है वो 0 वर्क होता है, मींस उस पर कोई भी वर्क आपका नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल के द्वारा किसी गतिमान आवेशित कण पर कोई कार्य नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे कार्य कितना होता है, 0 होता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, आप यहाँ पे स्टेटमेंट जो मैंने बोल दिया आप लोग अपने उसको लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। तो एक टॉपिक तो ये था हमारा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं कि तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, हम शॉर्ट पे बात करेंगे। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब हमने
ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड पे कितना फोर्स लगा, क्यू वी साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो हम फोर्स जानते हैं किसी चार्ज पार्टिकल पे, वो हमको जनरली सभी को पता है F इक्वल टू क्यू ई होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीन्स विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही कंबाइन हो चुके हैं। तो इसको हम दो टाइप से लिखेंगे। इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बात हो रही है, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। शॉर्ट में हमने लिख दिया एफ ई। ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स, ये कितना होता है सभी को पता है, Q इंटू ई। क्यू है यहाँ पर चार्ज ऑन चार्ज पार्टिकल एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसे ही इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में हमने देखा कि कितना फोर्स लगता है एफ एम। तो मैग्नेटिक फील्ड में लगता है Q भी क्रॉस बी, ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में लगता है। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स जो आ जाएगा एफ नेट इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। तो ये जो फोर्स हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी क्यू ई, एफ ई की वैल्यू हमने रखी, प्लस दिस इज क्यू भी क्रॉस बी। तो हमारे पास जो नेट फोर्स निकल के आया, ये क्यू अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो वी में राइट हम इसको लिख सकते हैं ई प्लस भी क्रॉस बी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, चाहे इस इक्वेशन को कहें चाहे इसको कहें, ये किसी आवेशित कण पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल होता है, यानी कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक बात, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे चार्ज रेस्ट पर हो या मूव कर रहा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे उस पे फोर्स क्यू ई लगता है, चाहे चार्ज रेस्ट पर हो या मोशन पर हो। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज रेस्ट पर होगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि तो क्यू भी साइन थीटा से आपने देखा भी जीरो हो गया। मैग्नेटिक फील्ड पे एक ही शर्त पे फोर्स लगेगा, जब वो चार्ज मूव कर रहा हो। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। और इस फोर्स को जनरली हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स की जो इक्वेशन अगर हमारे पास आएगी, वो ये इक्वेशन या तो ये वेक्टर फॉर्म में, ये हमारे पास क्या है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स। अब इसको अगर हम स्केलर टर्म में लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ नेट इक्वल टू इसको क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी को आप ओपन कर दीजिए तो क्यू भी बी साइन थीटा, ये आप हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। यहां से हम मेन कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, यही आपको जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो यही क्वेश्चन के फॉर्म में हमको कहीं ना कहीं नजर आएंगे। अब देखिएगा, इसके बाद से एक हम बात कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी किसकी, ये पिछले लेक्चर में हमारा डिस्कस हुआ है, ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जब वो उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो। सब लेक्चरर के जीनियस हैं एग्जाम देने वाले, तो मैं उतना डिटेल में लिखूंगा नहीं। काइनेटिक एनर्जी किसकी, प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो कल हमने देखा था, इसका फॉर्मूला हमारे पास आया था आर स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो काइनेटिक एनर्जी है यहां पर एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के, सपोज एक प्रोटॉन एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा 90 डिग्री पर, तो उस प्रोटॉन का मास मैग्नेटिक फील्ड पे जाने पे बदलेगा तो नहीं, कांस्टेंट रहेगा। उसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट रहेगा। एक पर्टिकुलर स्पीड से जब वो जा रहा हो तो उस पर्टिकुलर स्पीड पर, कांस्टेंट स्पीड पर जब वो मूव कराओ तो उसका रेडियस भी कांस्टेंट रहेगा। तो फाइनली हम ये देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर केस पर बात कर रहा हूं मैं, एक पर्टिकुलर केस पर जो काइनेटिक एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड में, ये काइनेटिक एनर्जी हमको क्या दिख रही है, कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो इस वाली बात से हम ये भी कह सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सॉरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से अगर हम देखें तो वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, उसमें एक पर्टिकुलर केस में कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो वहां से भी हम ये दे सकते हैं कि वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 आएगा। क्लियर?
अब इसमें जो बात होती है आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर मैग्नेटिक, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, मींस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो उस केस में अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल की कांस्टेंट नहीं रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी चार्ज पार्टिकल की कांस्टेंट कब रहती है? जब वो मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो। अगली बात क्या है, हमने ये देखा था जो काइनेटिक एनर्जी का, हम इसको शॉर्ट में देखना चाहें, काइनेटिक एनर्जी का जनरली फॉर्मूला होता है 12mv²। स्केलर क्वांटिटी है, ये है स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। मैंने प्रीवियस लेक्चर कल वाले में बताया था, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है 90 डिग्री पर, तो उसकी वेलोसिटी तो चेंज होती है। वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती है, लेकिन स्पीड चेंज नहीं होती है। स्पीड चेंज नहीं होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि क्यों तो उसकी क्या हो रही है? स्पीड डज नॉट चेंज, स्पीड डज नॉट चेंज। ठीक, तो कांस्टेंट क्या क्या रहता है जब कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड पे जा रहा है? एक तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, ध्यान दीजिएगा, दूसरी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अब चेंज क्या होगा? कल वाले डायग्राम से आपको पता होगा, जब वो चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था, उसका सर्कुलर पाथ बना था, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही थी ऐसे ये, लेकिन इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो था, स्पीड, वो कांस्टेंट था। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि तो वेलोसिटी जो होती है आपकी स्पीड प्लस डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो इट मीन्स वेलोसिटी चेंज होती है। तो इसका मतलब जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के 90 जाते हैं तो वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं होगा, मोमेंटम ऑल्सो चेंजेस। तो आप अपने कॉपी में नोट्स में नोट कर सकते हैं, अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड पे जा रहा है तो उसके कांस्टेंट कौन कौन रहेंगे? स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, ये जनरली कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन वेलोसिटी और मोमेंटम, जिसको हम संवेग कहते हैं, ये क्या रहेंगे? चेंज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ लेगा आपसे एग्जाम में? अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q, some mass, definite mass m, moves with a velocity v perpendicular to uniform magnetic field, then which of the following changes? कौन सा चेंज होता है? तो वहां बोल देगा, एक तो मास ऑप्शन दे देगा, एक काइनेटिक एनर्जी दे देगा, एक स्पीड दे देगा, एक मोमेंटम दे देगा। तो ये 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपका आंसर होगा कौन चेंज होता है? मोमेंटम चेंज होता है। तो ऐसे ही छोटे से क्वेश्चन बनेंगे, ये मैं शॉर्ट में आपको पढ़ा रहा हूं, आप इसके सेल्फ नोट्स भी बना लीजिएगा। पॉज करना। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन यहां पे लिखा, इफ अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q, मास m, moves perpendicular to uniform magnetic field, then force experienced by it, मीन्स जब कोई आवेशित कण जिसका आवेश q, उसका द्रव्यमान m हो और वह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अर्थात एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत मूव करे, तो उसके द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस कितना होगा, उसमें कितना फोर्स लगेगा। देखिए, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने इजी क्वेश्चन जानबूझ के उठाया है, इसलिए कितनी बार एग्जाम हॉल पे ऐसा प्रेशर होता है, मैंने खुद एग्जाम दिया है, हम आते हुए भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। देखिए, उसने जनरली हमें ये पता है कि किसी चार्ज पार्टिकल पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, तो हमको पता है QV sin थीटा फोर्स लगता है। लेकिन उसने इस क्वेश्चन में क्या है, एक बात ये बोल दी, मूव्स परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो परपेंडिकुलर में कितना फोर्स लगेगा, आप लोग अब उस पर ध्यान दे रहे होंगे। हम कभी कभी एग्जाम हॉल में इन चीज़ों को जल्दबाजी में, क्योंकि तो बहुत समय बहुत कम होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो क्वेश्चन बहुत इजी होता है हम उसी में मिस्टेक करते हैं, तो हम उसको दोबारा सही से पढ़ते नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन से मेरा कहने का तात्पर्य, आप जो भी क्वेश्चन को रीड करें, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लें। अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, आपने ऐसा देखा फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, v वेलोसिटी से तेज पड़ा, आपको ऑप्शन दिखेगा जल्दी से QV sin थीटा, आप इसको टिक करके आ जाएंगे।
अगर आप एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन गलत करके आएंगे तो आप सीधे रैंक में 1000 पीछे हो जाएंगे। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। तो मूव्स परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कह देगा तो सबको पता होगा इसका आंसर QVB हो जाएगा इस समय। कैसे? क्यों तो हमारे पास क्या हो जाएगा QVB साइन 90, थीटा के ऊपर 90 साइन 91, तो F इक्वल टू QVB। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं ऐसी। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में वो क्या करेगा, एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इफ अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q मास m मूव्स, वो ऐसा दे देगा आपको, मूव्स एट 30 डिग्री फ्रॉम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में जिसका आवेश q और द्रव्यमान m हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर मूव कर रहा है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। ऑप्शन आपके पास ये भी हो सकता है, कोई ऑप्शन ये दे देगा, एक ऑप्शन ये दे देगा, एक ऑप्शन आपको दे देगा ये। सिंपल से क्वेश्चन उठाएगा लेक्चरर में, लेकिन इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा F इक्वल टू QVB साइन 30, साइन 30 1/2, तो F हमारे पास हो जाएगा QVB अपॉन √2 नहीं, QVB अपॉन साइन 30 1/2, तो QVB अपॉन 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब इसी पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ थोड़ा सा। अब इसमें देखिए आप साइन 45 पे अगर वो कह देता सपोज 45 डिग्री पर, तो क्या हो जाता QVB साइन 45 1/√2, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, अब वो कभी कह भी दे देगा चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q मास m मूव्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल होगा तो फोर्स कितना हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा, 0 डिग्री, तो फोर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर?